सवा सेर गेहूं, विश्लेषण और मूल्यांकन। सबसे पहले पढ़ते हैं कहानी का आशय। सवा सेर गेहूं कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अशिक्षित और परंपरागत रूढ़िगत संस्कारों से ग्रस्त भारतीय ग्रामीण समाज की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है जिसमें बेचैनी है, दर्द है, घुटन है। धर्म के नाम पर अपना पेट भरने वाले साधु और महात्मा किस तरह किसानों की धर्म भीरुता का फायदा उठाकर उनका ताउम्र शोषण करते रहते हैं, इसका सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से सामने आया है। किस तरह धर्म के भय से गरीब ग्रामीण स्वयं भूखे रहकर भी अपने द्वार पर आए ब्राह्मण को हलवा पूरी का भोग कराते हैं और कभी इनके माया जाल में फंसकर न केवल अपने को बल्कि अपने आने वाली नस्ल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसका सजीव चित्रण इस कहानी में मिलता है। इस कहानी के केंद्र में शंकर नाम का एक गरीब किसान है जो अपने घर में अनाज का एक दाना न होते हुए भी अपने द्वार पर आए हुए एक महात्मा महोदय के भोजन की व्यवस्था करता है। प्रेमचंद इसका चित्रण बड़े मनोरंजक और विडंबना के रूप में करते हैं। शंकर को साधु महाराज के भोजन का सामान भी एक विप्र के यहाँ ही मिलता है। शंकर एक विप्र महाराज के यहाँ से सवा सेर गेहूं कर्ज लेकर आता। उसकी पत्नी उसे पीसती है और तब जाकर महात्मा जी का भोग लगता है। महात्मा जी तो सुबह आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, पर इसके बाद शंकर पर जो बीतती है वह हमें कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। शंकर की स्थिति का चित्रण करते हुए कथाकार कहता है, विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋणमुक्त समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। शंकर समझता है कि वह उऋण हो गया, पर ब्राह्मण अपने शिकंजे में शिकार को भला इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। ब्राह्मण देवता अपने 7 साल बाद शंकर से तकाजा करते हैं और सवा सेर गेहूं को 5.5 मन बना देते हैं। जब शंकर ऐतराज करता है और कई बार गेहूं देने की बात करता है तो ब्राह्मण सीधे मुकर जाता है, उसे वह बख्शीश के खाते में डाल देता है। प्रेमचंद इस स्थिति का चित्रण इस रूप में करते हैं कि विप्र लेखा जौ बख्शीश 100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही खाते में 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो, तुम्हारा नाम काट दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। जब शंकर धूर्त ब्राह्मण के इस कृत्य को अन्याय कहकर इसका विरोध करता है तो वह अपने ब्रह्मास्त्र चलाता, यह न दोगे तो भगवान के घर, यहाँ न दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठता है, उसे लगता है कि एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। पूर्वजों का बनाया हथकंडा काम आ जाता है। विप्र महाराज द्वारा 5.5 मन गेहूं को 60 रुपए में तब्दील कर शंकर से उसकी भरपाई करने को कहा जाता है। प्रेमचंद के शब्दों में हिसाब लगाया हो तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया है, 3 रुपए सैकड़ा सूद, साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। शंकर भी कम हटी न था, उस पर भी ऋण चुकाने की धुन सवार थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर किसी तरह 60 रुपए जमा कर लेता और उस रुपए को लेकर विप्र महाराज के पास जाता है। विप्र को अपना शिकार छूटता नजर आता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसमें अभी 15 रुपए कम है तो वह शंकर को उऋण करने से मना कर देता है। शंकर 2-3 महीने की मोहलत मांगता है, पर विप्र साफ इनकार कर देता है। शंकर गांव वालों से 15 रुपए उधार मांगने निकल पड़ता है, पर पंडित जी के भय से कोई उसे उधार नहीं देता। शंकर यहाँ पराजित महसूस करने लगता है और उसमें एक पस्ती सी आने लगती है। कहानीकार इस स्थिति का चित्रण करते हुए कहता है, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा
के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दुगने जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है, क्या मन भर का और क्या सवा मन का उसका उत्साह छीन हो गया। मेहनत से घृणा हो गई। इसके बाद से शंकर मेहनत से कोसों दूर भागने लगता है। गांजा और चरस की छीलम एक बार फिर से उसके साथी बन जाते हैं। अब वह पैसे बचाना छोड़ देता है और कुछ पैसे पाते ही कपड़े बनवाता है। उसे लगता है कि क्या बिगाड़ लेंगे पंडित जी, अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पर पंडित तो महाधूर्त है। वह पहले शंकर को और फिर उसके पूरे परिवार को उस 1.25 सेर गेहूं के बदले अपना बंधुआ मजदूर बना लेता है। प्रेमचंद कहानी के अंत में कहते हैं कि यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्रों से दुनिया खाली नहीं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कहानी में प्रेमचंद ने न केवल ब्राह्मणों की साजिश का पर्दाफाश ही किया, बल्कि पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था की पोल पट्टी भी खोल कर रख दी है। औपनिवेशिक शासन और किसान। देश की अधिकांश जनता संवैधानिक अधिकार की बात नहीं समझती थी। उसके लिए अंग्रेजों का शासन कोई समस्या नहीं थी। वह अपने देश के ही जमींदार, महाजन और पुरोहित, जिनके तिहरे शोषण चक्र में वह पिस रहा था, को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था मौन रहकर लगातार इस स्थिति का लाभ उठा रही थी। प्रेमचंद इस वास्तविकता को समझते थे, अतः उन्होंने इस यथार्थ को बेनकाब करने के लिए 1.25 सेर गेहूं जैसी कई कहानियां लिखी। इस कहानी के केंद्र में शंकर नामक एक किसान है जो निरक्षर है और एक ब्राह्मण द्वारा शोषित है। अपने द्वार पर आए एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए अपने गांव के ही दूसरे ब्राह्मण से 1.25 सेर गेहूं उधार लेता है। अपने जानते हुए वह उसे चुका भी देता है, पर विप्र महाराज इसे स्वीकार नहीं करते और शंकर को भगवान के घर से चुकता कहने की बात कहकर भयभीत करते हैं। प्रेमचंद इस स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, शंकर काँप उठा। हम पढ़ लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी न होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण वह भी ब्राह्मण का बही में जमा हो गया तो सीधे नरक जाऊंगा। उसी रोमांच में जितना बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं, इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं, मगर यह कोई हिसाब नहीं। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना होगा। शंकर उसी के हथियार से उसे परास्त करने का प्रयास करता, पर धूर्त ब्राह्मण उस पर पलटवार करते हुए कहता, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है। देवता ब्राह्मण है। जो कुछ बिगड़ेगा संभाल लेंगे। शंकर इस अजीबो गरीबो तर्क से परास्त होकर एक बार फिर से कर्ज चुकाने के असफल प्रयास में लग जाता है। प्रेमचंद औपनिवेशिक शासन काल में धर्म के नाम पर पेट भरने वाले साधुओं की पोल खोलने में कोई संकोच नहीं करते। इन परजीवी साधुओं का बोझ समाज पर पड़ता है और इनका उदर उत्तरोत्तर गरीब किसानों के एवज में बढ़ता ही जाता है। प्रेमचंद कहते हैं, 7 साल गुजर गए। विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए। औपनिवेशवादी महाजनी सभ्यता का यह सीधा असर था। महाजनी सभ्यता किस प्रकार किसानों को निगल जाती है, इसका बड़ा ही बेबाक चित्रण प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। गरीब किसान शंकर महात्मा जी को भोजन कराने के लिए 1.25 सेर गेहूं उधार लेता है। महात्मा जी तो प्रातःकाल आशीर्वाद देकर चलते बनते हैं। इधर गेहूं उधार देने वाले विप्र महाराज शंकर को ऐसे महाजनी चक्कर में डालते हैं
कि उसे अपनी सारी जिंदगी उनकी गुलामी करनी पड़ती है और उनके मरने के बाद उसका बेटा भी कर्ज चुकाने के लिए विप्र महाराज की गुलामी करने को बाध्य होता है। प्रेमचंद के शब्दों में इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत को कौन करता है, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। प्रेमचंद ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि औपनिवेशिक शासन काल में गरीब आदमी की सुनवाई करने वाला तो कोई नहीं ही था। औपनिवेशिक शासन की उदासीनता ने उसे आग में और भी घी डालने का काम कर दिया था। इस शासन व्यवस्था ने जमींदारों और धर्म के ठेकेदारों को आम आदमी का खून चूसने की खुल्लम छूट दे रखी थी और वह अपनी इस नीति के तहत बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से इस काम को बेखौफ अंजाम दे रहा था। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की इस कमानगी का अत्यंत तलख चित्रण किया है। इसके बाद पढ़ते सवासेर में यही सब होता है। अपने द्वार पर आए एक महात्मा को भोजन कराने के लिए, वो कैसे मतलब भोजन कराने के लिए जाता है, एक विप्र से ही उधार लाता है। इस कहानी में वही भाव आया हुआ है कि किस तरह से धर्म और परंपराओं के चक्कर में फंस के वो अपने आप पे इतना बड़ा बोझ डाल लेता है और उसका व्यवहारिक ज्ञान जो है या फिर चतुरता भी इतनी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि कैसे उसे धर्म के नाम पे ब्राह्मण के द्वारा फंसाने की कोशिश की जाती है। और अंत में यही होता है कि वो भी मजदूरी करता है और उसकी जो आने वाली पीढ़ी रहती है उसे भी ब्राह्मण के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि प्रेमचंद शंकर और उस जैसे अनेक गरीब किसानों के शोषण के कारण उनकी मूर्खता पूर्ण धर्मनिष्ठा, धर्मभीरुता और परंपरागत मनुवादी मूल्यों में विश्वास को ही मानते हैं। यदि शंकर विप्र महाजन को 1.25 सेर गेहूं के स्थान पर 5.25 मन गेहूं देने से इनकार कर देता तो महाजन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, पर धर्म का मिथ्या भय उसे ऐसा नहीं करने देता। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में इसी संदेश को प्रेषित किया है और धर्म के नाम पर गरीब आदमी को लूटने वाले धर्म के ठेकेदारों की खूब खबर ली है। प्रेमचंद धार्मिक पाखंडों को देशहित के लिए हानिकारक मानते थे और इसके परम विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास हम अगली कहानी पढ़ेंगे, सद्गति, विश्लेषण और मूल्यांकन।